पीटीआई की हुकूमत आएगी, पहली चीज ये कि वो अवाम के एतमाद के साथ आएगी। ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है, ये हुकूमत समझ सकी ना, इनके हैंडलर्स या इनके जो उनको लेके आए वो समझ सका। ये समझ रहे थे कि बस जी हो जाएगा काम, और मतलब आप कहते हैं सबसे पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये पिछले 9 महीने। अब एक नया नुकसान ने निकाल लिया कि वहाँ बैठ के 5,000 रुपए के नोट पर साइन के लोगों को बांट तो मतलब है कि जिसको भी आना हो मरियम नवाज के जलसे पे उसको 500 रुपए मिलता है, ठीक है, उसके ऊपर मरियम सफदर का सिग्नेचर होगा। खुल्लम खुल्ला लीडर पैसे दे रहा है 500,000 मेरे जलसे पे शिरकत करें या कॉर्नर मीटिंग पे शिरकत करें। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो राना सनाउल्लाह इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसके आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी क्या होती है? बेगुनाहों को मारना, खौफ फैलाना। राना सनाउल्लाह को देख लें, उसको क्यों बनाया गया इंटीरियर मिनिस्टर? खौफ फैलाने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आते साथ जो तबाही इमरान ने की है, जो बर्बादी उसने फेरी है 22 करोड़ अवाम की, अब उसको टाइम लगेगा, लेकिन नवाज शरीफ नाम है खिदमत का, शहबाज शरीफ नाम है खिदमत का, मुस्लिम लीग नून निशान है खिदमत का। और जब भी मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाला। नवाज शरीफ नाम है खिदमत का, ऐसी खिदमत को मखदूम शहाब का सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। वैसे तो बात करना इस दौर में जुर्म हो गया है, लेकिन क्या करें, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। बात तो करते रहेंगे हम, गरीब की, मुफलिस की, नादार की, पाकिस्तान की और 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, क्योंकि अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूं, गद्दार नहीं हो सकता। नाज़रीन किराम तैयार हो जाएं, जहनी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी। महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू होने जा रहा है। IMF मुआहदे के बाद हुकूमत की जानिब से टैक्सेस की भरमार करने का फैसला कर लिया गया है। रिलीफ नाम की कोई चीज मुयस्सर आती नजर नहीं आ रही। जेरे गर्दिश खबरों के मुताबिक अवाम पर 400 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ डालने का फैसला हो चुका है, जबकि काबीना ने इक्तसादी राब्ता कमेटी के इस फैसले की हतमी मंजूरी देनी है। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की गुड गवर्नेंस चीख चीख कर बता रही है कि ऐसे चलाते हैं मुल्क, इसे कहते हैं तजुर्बा। और इस वक्त सारी तवज्जो सियासी इंतकाम, अपनों को नवाजने और अपने केसेस खत्म करवाने पर है। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद जुल्फिकार बुखारी साहब ने। जुल्फी बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है? महंगाई के हालात आपके सामने हैं, अवाम को तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी ने कहीं का नहीं छोड़ा, और इस सब के अंदर मुल्क इस वक्त जा किस तरफ रहा है? टेक्निकली तो हम डिफॉल्ट कर चुके हैं या डिफॉल्ट से भी बदतर सिचुएशन हो चुकी है हमारी। हम आप कह सकते हैं कि डिफॉल्ट से भी एक बदतर सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि अब जो आप IMF के साथ जो भी प्रोग्राम आप साइन करेंगे, ये वन ऑफ मैनी होगा। इसमें उसके 5 महीने बाद आपको फिर से IMF के पास जाना होगा, और कई एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट कह रहे हैं कि कुछ एटलीस्ट 3 दफ़ा आपको IMF का दरवाज़ा खटकाना पड़ेगा सिर्फ इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से डिफ़ॉल्ट से एक बदतर सिचुएशन होगी, ख़ास तौर पे एक आम शहरी के लिए, क्योंकि वो तो उस बेचारे को तो पता ही नहीं होगा कि डील क्या है, प्रोग्राम क्या है। वो तो सिर्फ महंगाई महसूस करेगा। तो हालात ये, और जो आप पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है, हुआ यही है जो आप मखदूम साहब कह रहे थे कि सोच ये थी कि एक मेयर या काउंसलर आके वज़ीर आज़म बन जाएगा, और जी इनका बड़ा तजर्बा है, ये बड़े खरपैंच हैं, उनको समझ आती है कि हुकूमत कैसे चलाते हैं, इनके बहुत ही एक्सपीरियंसड हैं, छीने में गुड विल फीलिंग आवाम में फैला के ये इलेक्शंस पे चले जाएंगे, संभाल लेंगे चीज़ों को, इनको तरीके आते हैं, ये बड़े पुराने हैं और वगैरह। देखें, एक
एक बहुत अलग चीज़ होती है कि जब आप एक चीफ मिनिस्टर रहें और आपके बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर रहें और वो आपको पैसे देते रहें और वो आप पैसे डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर दें पूरे लाहौर के ऊपर, बेसिकली बाकी पंजाब भी नहीं, सिर्फ लाहौर के ऊपर। वो बहुत डिफरेंट एक सिनारियो होता है कंपेयर टू जब आप प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं और मुल्क के हालात और कहाँ से पैसे निकालने हैं, कहाँ से डालने हैं, कहाँ खर्च करने, कैसे एक्यूमुलेट करने हैं। वो एक अलग सिचुएशन होती है जो आपको एक बतौर पीएम फैसले लेने पड़ते हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं सिचुएशन की, मिस रीडिंग, और इस गलत फैसले ने आज पाकिस्तान को 9 महीनों में, जो शायद 20 सालों में भी नहीं हो पाया, इन्होंने 9 महीनों में वो कर दिखाया। और ये 9 महीने जारी बात है पाकिस्तानी कौम इंटरेस्टिंग इसलिए भी थे। कल भी मैंने प्रोग्राम में गालिबन जिक्र किया था एक वाक़े का कि एक गांव में कोई शख्स किसी मैदान में चोर चोर की सदाएं लगाता है और सारे गांव वाले उधर इकट्ठे हो जाते हैं, पीछे से उसके साथी चोर गांव का सफाया कर देते हैं। तो ये गुर्बत खत्म करने, महंगाई मुकाओ मार्च, हमने तो यही सब देखा। अपेरेंटली अवाम को तो यही बताया गया कम अज कम के दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हम ये कड़वा घूंट भर रहे हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल, जारी बात है क्योंकि मईशत के हालात इतने खराब कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चीजें अब बड़ी तेजी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कोई पॉलिसी होने जा रही है विदाउट डाउट। आज इलेक्शंस हो जाएं, 2 महीने बाद हो जाएं, पीटीआई की गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, टफ डिसीजंस तो पीटीआई को भी लेने पड़ेंगे महंगाई के हवाले से। और उस हवाले से आपको लगता है कि कोई पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवाइस ऑलरेडी कर चुकी है? देखें, इसमें एक वन प्रोन अटैक तो नहीं है, इसमें आपके पास 2-3 सिनारियोज और 2-3 पॉसिबिलिटीज़ आपको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। देखें, सबसे बुनियादी जो फ़र्क ये है ना कि जब पीटीआई की हुकूमत आएगी तो पहले चीज़ ये कि वो अवाम के एतमाद के साथ आएगी। ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है, ना ये हुकूमत समझ सकी, ना इनके हैंडलर्स या इनके जो उनको लेके आए वो समझ सका। ये समझ रहे थे कि बस जी हो जाएगा काम, और एक मतलब आप कहते हैं सबसे पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये पिछले 9 महीने थी। जब हमारी हुकूमत, अब इस पे कई थिंक टैंक्स भी हैं, कई ग्रुप्स भी बने हुए हैं जहाँ हम इकॉनमी के अलग-अलग सेक्टर्स को टैप कर रहे हैं कि देखें अब चला गया 250 प्लस पे आपका रुपी चला गया है, 300 टच करने वाले हैं, तो इट मींस वी हैव नो चॉइस बट टू बिकम एन एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्या हम स्पीडिली काम कर सकते हैं, क्या हम एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएं। एट सेम टाइम जो मैं कह रहा था कि जो एतमाद है, जो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, जब इमरान खान इंशाल्लाह वापस आएंगे, तो ना तो सिर्फ मुल्क के अंदर लेकिन ख़ास तौर पे मुल्क के बाहर जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो रेमिटेंसेस गिरी हैं 2-3 बिलियन से, उसको वापस हम आगे लेके आएँ, एफडीआई लेके आएँ, उनकी इन्वेस्टमेंट अंदर लेके आएँ, फॉरेन रिजर्व अंदर लेके आएँ। हमें ऐसी चीज़ें सोचनी होगी पहले 3 से 6 महीनों के अंदर अंदर, जिस पे हम अभी वर्किंग कर रहे हैं, कि एफडीआई और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पैसे पाकिस्तान के अंदर सिक्योर करें और उनको अपॉर्चुनिटी दें और उनको फास्ट ट्रैक करें कि जल्द से जल्द मज़ीद आपके फॉरेन रिजर्व्स भी बफ अप हो जाएं इसके अंदर। उसके साथ साथ लाइक आई सेड, एक दफ़ा आपके पास क्लियर पॉलिसीज़ आ जाएं और एक गवर्नमेंट आ जाए जिसके पीछे आवाम खड़ी हुई है, जो सिर्फ इस वक्त इमरान खान है, चाहे आप उसको पसंद करें या ना करें, चॉइस आपकी सिर्फ इमरान खान है इस वक्त, और कोई नेशनल लेवल की पार्टी जो पूरे मुल्क जिसके ऊपर अग्री करता हो वो कोई और है नहीं। तो जब ये चीज़ें आ जाती हैं, तो जैसे कि पहले भी हमने आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन की, वो इसी चीज़ की कि मुल्क हमारे पीछे है, एतमाद है। अगर हमने आईएमएफ के ज़रिए हमने कंस्ट्रक्शन पैकेजेस में रिलीफ पाई, वो रिलीफ बड़ी कामयाब थी, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। इंडस्ट्री का भी आप देखें कि हमारे वक्त पे बैंक्स ने सबसे ज़्यादा लोन्स डिस्पर्स किए थे इंडस्ट्री में कि इंडस्ट्री एक्सपैंड करें। इस वक्त बैंक्स सबसे ज़्यादा पैसे रिकॉल कर रही है, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो या इंडस्ट्री में हो। इंडस्ट्री तो ज़्यादातर बंद हुई हुई है।
तो ये सारी चीज़ें तब भी हो सकती हैं जब सबसे पहले आपके पास एतमाद हो, और एतमाद तब आता है जब पूरे मुल्क का एतमाद हो, 4-5 बंदों का सिर्फ नहीं। तो इसलिए ये जो चीज़ें, इसको आपको स्टेबिलिटी पे लेके आएगी। ये नहीं कि ओवरनाइट ठीक हो जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट आप एक ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जिसके ऊपर आप 2 से 3 साल काम कर सकते हैं, एक प्रोग्रेसिव रोड मैप हो, और फॉरेन फंड्स भी उस रोड मैप को समझ सकते हैं। जब आपके पास वो रोड मैप हो और आप उस रोड मैप का 10-15% भी मुकम्मल कर लें, तो फिर आपके पास एक सॉलिड रीज़न होता है वापस जाके किसी भी सॉवरेन फंड, किसी भी फंड, मॉनेटरी फंड से या मुल्क से आप रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा दिखाया है। मसला ये है कि इनके पास ना अवाम का मैंडेट था, ना पब्लिक मैंडेट था, ना इनके पास अब तक कोई रोड मैप है। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि हर चीज़ अपनी तरफ, कि इनका तकब्बर देखें कि अब तक वज़ीर आज़म इकोनॉमी को, मैश के हालात ऐसे इग्नोर करता है किसी इंटरव्यू में जैसे कोई कुछ है ही नहीं, जैसे कि दूध की नहरें बह रही हैं, कोई मसला ही नहीं है, रिजर्व्स हमारे 200 बिलियन पे चले गए हैं, कोई इशू ही नहीं है। वो इकोनॉमी को टच ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि आगे हमारा 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल जो भी कर लगता है, हमारे पास रोड मैप ही नहीं है। लेकिन इसको कहते हैं तकब्बुर और एरोगेंस। इसको कहते हैं कि इनको परवाह नहीं है कि हम एड्रेस ना करें। मखदूम साहब, जब हमारी गवर्नमेंट थी, खान साहब 1-2 हफ्ते भी चले जाते थे ना, आटा महंगा हो जाता था या पेट्रोल महंगा हो जाता था, तो कैबिनेट क्या, खान साहब खुद कहते थे कि मुझे एड्रेस करना चाहिए नेशन को, एतमाद को लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस। ये इनको एतमाद पे इसलिए नहीं रख सकते, कॉन्फिडेंस में लेते। जो प्रेसिडेंट करता है या प्राइम मिनिस्टर करता है, वो एड्रेस को एतमाद में लेता है, एड्रेस करता है नेशन को कि ये चीज़ें हैं, या हम हैं, ये मुश्किल वक्त है, या मैं पहुंचना चाहता हूं और मैं पहुंचूंगा ऐसे, ये चीज़ें करके। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो यू नो द पॉइंट इज कि वो कर नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त उनके लिए सुनने के लिए कोई बंदा नहीं है। अगर इनमें इतनी बात होती तो शहबाज शरीफ साहब ज़रा जलसा दिखा के देखें। ये जो छोटी मोटी जो मरियम साहिबा कर रही अपनी वर्क कन्वेंशन, पहले जलसा कह रहे थे ना पेन इलेक्शंस की, जब देखा कि तादाद ही नहीं आई, लोग ही नहीं आए, अवाम ही नहीं आए, तो उसको वर्कर्स कन्वेंशन कर दिया कि सिर्फ ओहदे वाले ही है। आप मुझे स्ट्रक्चर तो दिखा दे नून की ऑर्गेनाइजेशन का ओहदे वाले इतने हैं। मतलब है कि शुरू कहाँ करते हैं, झूठ खत्म कहाँ होता है इनका, अलग ही इनकी कोई पार्टी चल रही है। शहबाज शरीफ अपने कोई एंगल पे चल रहे हैं, मरियम साहिबा अभी कोई 3-4-5 महीनों का हॉलिडे लेके वापस आई हैं, वो अपने एंगल पे चल रही हैं, मियाँ उनका कुछ कह रहा है, कुछ समझ। पॉपुलैरिटी का तो जुल्फी बुखारी साहब, ये साहब मरियम नवाज शरीफ साहिबा शादी हॉल्स जो है ना, मैरिज हॉल्स मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन करती हैं, और उसमें भी बीच में वर्कर्स अगर हैं या ओहदेदार हैं, उनके साथ भी खारदार तारें लगा के आधा हॉल तो उसी में कवर कर लिया जाता है, ताकि आधा हॉल तो चले खारदार तारों से या बैरियर जो मरियम तक ना पहुंच सकें। तो ये एक जाहिर बात है, आवाम देख रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी अलार्मिंग चीज आई है। पहले तो आ रहा था कि जी टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा 6 महीने से 2 साल तक का, वो भी बड़ा खतरनाक है। लेकिन अब तो इवन फवाद चौधरी साहब ने भी कल इस खदशे का इजहार किया कि ये कोई इमरजेंसी लगा के या कुछ इस तरह का करके अपने इक्तदार को दबाव दे के अपना जो गवर्नमेंट का, जो फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त बैठी है, उसके टेन्योर को ये एक्सटेंड करने तक का प्लान बना रहे हैं। तो ये कितना को खतरनाक होगा अगर ये एडवेंचर किया गया, क्योंकि अपेरेंटली पॉलिटिकली शायद वो ये सोच रहे हैं कि हम कोई रिलीफ दे पाए आवाम को, हमें 1.5 साल में हम क्या पता ये दाग जो हमने अपने ऊपर खुद लगाए हैं ये धो पाए, जो कि मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर ये एडवेंचर कर लिया जाता है, ये एडवेंचर कितना खतरनाक होगा और पीटीआई कैसे रेजिस्ट करेगी इसे? देखें, पहली चीज़ तो ये कि अभी तक इनने पीटीआई की रेजिस्टेंस तो देखी ही नहीं है। अब खान साहब वापस रोड पे आ जाएं, अपनी टूरिंग शुरू कर दें, कैंपेनिंग शुरू कर दें, तो उनको समझ नहीं आएगी कि रेजिस्टेंस क्या है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी बात बिल्कुल सही है, दोनों बातें, एक तो शादी हॉल वाली, और आप ये एक चीज़ भूल गए थे कि बाब वायर और आगे वो अपनी सिक्योरिटी चीज़ें तो उनने रखी हुई हैं। अब एक नया नुकसान ने निकाल लिया कि वहाँ बैठ के 5-5 हज़ार रुपए के नोट पर साइन के
लोगों को बांट रही हैं। तो मतलब है कि जिसको भी आना हो मरियम नवाज के जलसे पे उसको 500 रुपये मिलता है, ठीक है, उसके ऊपर मरियम सफदर का सिग्नेचर होगा। लेकिन हालात ये हो रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला लीडर पैसे दे रहा है 500,000 रुपए के आए मेरे जलसे पे शिरकत करें या कॉर्नर मीटिंग पे शिरकत करें। देखें, दूसरी चीज़ आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत से प्लान्स कोशिश किए गए कि कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी डाल दें और उस इकोनॉमिक इमरजेंसी में कोई इकोनॉमिस्ट टाइप टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाए जो बोले कि ठीक है जी 1-2 साल हमने इस कश्ती को स्टेबलाइज करना है, मुल्क को ज़रा इकोनॉमिकली साउंड करना है कि ये इलेक्शंस फिर से बर्दाश्त कर सकें। आपने देखा कि फिर वो हो नहीं सका। फिर ये कोर्ट्स में ECP को भी लिख दिया कि जी ना आई थिंक फौज सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, ना फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, सेंसस की ज़रूरत है, इलेक्शन के लिए लोग नहीं है, इलेक्शन डे के लिए लोग नहीं है। वो फिर कोशिश की गई, अब कोर्ट से वो भी ऑर्डर आ गया है कि 90 दिन में आप इलेक्शन कराएं। अब वो उसको क्या अपील करेंगे जी, क्या हमारे पास पैसे नहीं है, डब्बे खाली हैं हमारे, सिक्योरिटी हम फरमान डाल नहीं सकते इलेक्शन डे पे। तो ये इन चीज़ों के ऊपर चले जाएंगे और फिर आखिर में आपकी बात सही है, ये जाएंगे कि किसी ना किसी तरीके पे इमरान खान को -1 करें। देखें, बात सिर्फ एक इंसान की है, इमरान खान। किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को नाअहल करार दें, चाहे एक केस में नहीं तो किसी और केस में वो कोशिश करेंगे। एक दफ़ा वो हो गया, फिर वो टाइम बाय करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो गया है, बहुत गर्मा गर्मी हो गई है मुल्क में, इकोनॉमी का बुरा हाल है, हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए अगेन कि सूरत हाल स्टेबल हो और हम इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो ये इनकी ज़रूर एक इनकी ख्वाहिश है, कोशिश है जो ये करेंगे कि अपने रोल को, जो महंगाई का भी जो बहरान अभी आने वाला है अगले चंद दिनों में जो आने वाला है, जो ही IMF का प्रोग्राम अनाउंस हो जाए, साइंड प्रोग्राम अनाउंस हो जाए, तो इसमें और भी महंगाई का बुरहान आ रहा है। तो ज़ाहिर बात है कि जो भी डील इन्हें स्ट्राइक की है कि हमारे इंटरनल पावर्स के साथ, हमारे एक्सटर्नल सुपर पावर्स के साथ, यही होगा कि ठीक है हम ये सारा महंगाई ये सब कुछ करते हैं लेकिन आपने हमें और फिर टाइम देना होगा, क्योंकि ये तो बेसिकली एक जहर है जो इन्हें, पॉलिटिकल जहर है, सुसाइड है ये पॉलिटिकल जो उन्होंने मजीद की। अगर इनकी कोई पॉलिटिकल करेंसी रहती वो भी इस IMF डील के साथ ख़त्म हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत करेंसी थी किसी चंद इलाकों में, के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो ज़ाहिर बात है कि ये कोशिश करेंगी कि उसको रीबिल्ड करने के लिए 2 ही तरीके हैं, एक थोड़ा सा और टाइम या ज़्यादा टाइम, और दूसरा विद -1 इमरान खान। एग्जैक्ट यहाँ पे एक और बड़ा अहम नुक्ता भी है और इस नुक्ते को भी समझना होगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसे ये डायरेक्ट किया है कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए। अब ये जो 90 दिन में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर करवाता है, जो कि उसे करवाने चाहिए, लेकिन एक और नज़ीर भी मिलती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला होता है, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से क्लियर जजमेंट दी जाती है, लेकिन वो बल्दियाती इंतखाबात जिस तरह से खटाई में डाले जाते हैं, तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता होगा। इस पे भी हमने बात करनी है। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये पॉसिबिलिटी होती है कि लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के बावजूद जिस तरह से इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक डिसीजन मौजूद था ऑलरेडी, तो उस केस में क्या हो सकता है, और अगर ऐसा किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पे खड़ी होगी? देखें, आपने देखा है कि अब तक तो PDM ने कानून की तो धज्जियां उड़ा दी हैं। अगर आप शुरू भी करें, जो आप इस्लामाबाद के इलेक्शंस की बात कर रहे थे, बल्दियाती इलेक्शन, उसके अलावा आप बात करें कि जब फवाद चौधरी साहब को भी बोला गया था उनको पेश करें लाहौर में, वो यहाँ इस्लामाबाद ले आए थे, कोर्ट के ऑर्डर्स बिल्कुल कर दिए गए। एग्जैक्टली। तो लिहाजा अभी जो हमारे सामने ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आप देखते हैं कि किस हद तक किस पे जाते हैं या अपील करते हैं बड़े बेंच की तरफ।
जाते हैं, हायर कोर्ट की तरफ जाते हैं। तो ये देखना होगा कि ये क्या लायल अमल ढूंढेंगे। हमें एक चीज़ बस समझनी कि ये हर एक वो चीज़ करेंगे कि इलेक्शन से ये भाग जाएं, क्योंकि जैसे मैंने बोला इलेक्शन इनकी सियासी मौत है। इलेक्शंस में ये किसी लेवल पे भी कंटेस्ट नहीं कर सकते, चाहे MPAs हों, चाहे MNA हों, चाहे बदियात इलेक्शन। तो इसलिए ये ज़ाहिरी बात है कि जो कुछ भी करेंगे अपने आप को बचाने के लिए इलेक्शन से भागेंगे। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी अलार्मिंग है, ज़ाहिर बात है शेख रशीद साहब के साथ जो हुआ, साहब के साथ, इवन साफियों के साथ भी हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। कल हमारे शो में शौकत तरीन साहब भी थे, अब उनकी गिरफ्तारी की बाज़गश्त भी हो रही है, FIA ने वज़ारत दाखिला से इजाज़त ले ली है। अब एक जानिब कहते हैं कि दहशतगर्दी की लहर आ रही है आपके मुल्क के अंदर, और आपके मुल्क में जो चीज़ें चल रही हैं तो इकट्ठे होकर बैठें, एक पेज पे आना ज़रूरी है। तो वहीं दूसरी जानिब ये सारा कुछ किया जा रहा है कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी नहीं रोक रहे, और अगर यही विक्टिमाइजेशन इसी तरह से चलती रहती है, जेल भरो तहरीक से पहले ही वो इंपॉर्टेंट लोगों को जेलों में डालना शुरू हो जाते हैं या इमरान खान को आइसोलेट करने की कोशिशें करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि फिर जेल भरो तहरीक देर के बजाय जल्दी शुरू कर दी जाए मजबूरन। देखें, ये प्रेशर टैक्टिक्स तो हमें पता है कि ये इस्तेमाल करेंगे। जहाँ एक दहशतगर्दी की सबसे बड़ी लहर चल रही है, वापस आ गई है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इसको ख़त्म कराया। हमारे वक्त में क्यों नहीं ये थी? 2019 पाकिस्तान का सबसे सेफेस्ट ईयर डिक्लेयर हुआ था पिछले 15 सालों में। तो अब ये कैसे हो गया कि अचानक ये दहशतगर्दी की लहर आ गई है? और मैं वाज़ेह तौर पे आपके प्रोग्राम पे कह दूं कि सबसे बड़ा दहशतगर्द तो राना सनाउल्लाह इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर बैठा हुआ है। उसके आप ट्रैक रिकॉर्ड्स निकाल के देखें तो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी क्या होती है? बेगुनाहों को मारना, खौफ फैलाना। तो आप राना सनाउल्लाह को देख लें, उसको क्यों बनाया गया इंटीरियर मिनिस्टर? खौफ फैलाने के लिए। इनके पीछे कौन से चार्जेस हैं बेगुनाहों को कत्ल करते हुए? चाहे वो इनोसेंट बेगुनाह लोग हों, चाहे वो फिरकत वारियत हो, चाहे वो जो चीज़ हो, सब में इसका अभी बल्कि राना सनाउल्लाह तो जितने चार्जेस हैं, अभी मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है साथ साथ, तो अभी पता चला है कि राणा साहब आके कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब के FIA ने मेरे से इजाजत मांगी है और मैंने इजाजत दे दी है वज़ारत दाखिला ने। यानी अब शौकत तरीन नहीं बल्कि बाकियों को भी जितना, यानी एक फ्री हैंड जो है अपेरेंटली वो कह रहे हैं कि वो हमने दे दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल अभी उन्होंने कहा है। देखें, ये चाहे FIA को दे दें, चाहे पुलिस को दे दें, जिसको मर्जी देना है दें। पहली बात तो ये कि हर बंदा अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार है। दूसरी चीज़ ये कि अवाम की इस वक्त टेम्परेचर ये है कि जो गिरफ्तार है वो वैसे ही पॉलिटिशियन का जो मेन जो ताकत होती है वो अवाम की ताकत होती है। कोई कामयाब पॉलिटिशियन कोई मतलब है कि अकेले बैठ के घर में वो कामयाब पॉलिटिशियन तो ना हुआ ना, उसके पीछे जो लोग होते हैं वो आप देखते हैं, जैसे कि फवाद चौधरी साहब के साथ था। तो अगर उनको ये करना है कि शौकत तरीन साहब पे अभी प्रेशर इसलिए डालना है क्योंकि वो आके इकॉनमी की, इनकी मैशी हालात की दर्जा देते हैं TV पे, तो इसलिए अभी उनको कंटेन करना है कि यार ये तो एक्सपोज कर रहे हैं इकॉनमी को। जब फिर कोई आके इनकी और कोई हरकतें और करतूतों को एक्सपोज करता है TV पे, फिर उसको अरेस्ट कर देता है। जब इलेक्शन कमीशन को मुंशी के बनाया जाता है कि जी ये तो एक मुंशी काम कर रहे हैं PDM गवर्नमेंट, उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो बात ये कि ठीक है, इसलिए साहब ने बोला है कि जो आप में तरफ है कि अपनी जेलों में हम भरना है, तो हम वैसे ही गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम जितना आपका तवक्को तो हम इससे कई ज़्यादा भर देंगे, तो कोई इशू ही नहीं है। जो ही खान साहब इंशाल्लाह टाइम और मौका देंगे तो हम अपने सारे कारकुन के साथ, लीडर समेत सबसे आगे होंगे और इंशाल्लाह मैं इनकी सारी जेलें वैसे ही भर देंगे। ये गिरफ्तार करने वाले तो बने। ओके अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, जारी बात जो भी कुछ होता है ये इतनी बैडली थॉट आउट होता है कि ये इनके अगेंस्ट जाता है। एग्जैक्टली गिरफ्तारियां करके मजीद सिस्टम एक्सपोज ही होगा, उससे कोई चीजें बेहतरी की तरफ अभी तक या तो चली गई हो। वाजपेयी साहब ने आज फिर मुंशी कह दिया है, तो उनका सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं आप कर सके। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अलार्मिंग चीज ये है कि इमरान खान साहब पर नाअहली की तलवार भी लटक रही है।
गिरफ्तारियां ऑब्वियसली अब एक नई हवा चलेगी, एक नई लहर चलेगी। वजीर दाखिला मुल्क के साथ जो मर्जी हो रहा है, चाहे दहशतगर्दी की लहर आ रही है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, वजीर दाखिला टीवी पे आके धड़ल्ले से ऐलानात कर रहा है कि मैंने इजाजत दे दी, फलाने को पकड़ लेंगे, फलाना सही गिरफ्तार हुआ। तो प्रायोरिटीज तो सारी कौम बड़ी तसल्ली की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो विक्टिमाइज किया जा रहा है उसमें सुनवाई कहीं नहीं हो रही। अदलिया से भी इमरान खान साहब ने मुतालबा किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यूं लग रहा है कि पीटीआई के लिए सिवाय अवाम के बाकी हर जगह पर नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया गया है। तो व्हाट डू यू थिंक? पिछले 10 महीने तो पीटीआई ने सरवाइव कर लिया मेयरली ऑन पब्लिक सपोर्ट, जब सब खिलाफ थे। आपको लगता है कि सिर्फ इसी पब्लिक सपोर्ट की बेस पे पीटीआई गवर्नमेंट में आ सकती है फिर से? देखें, जहां तक नो लिफ्ट की बात है, नो लिफ्ट कहां से आ रही है? जहां से भी नो लिफ्ट आप समझते हैं मखदूम साहब आ रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ सकता था उससे तो इस वक्त ये इलेक्शंस में लेके जा रहे होते, क्योंकि उनकी कोई पॉपुलैरिटी होती या उनका कोई मैंडेट होता। द फैक्ट कि ये इलेक्शंस नहीं करा सकते, द फैक्ट कि ये बाहर जाके कहीं कॉफ़ी शॉप में बैठ के चाय नहीं पी सकते, तो ये आपको दिखाता है कि मुल्क के हालात क्या हैं। देखें, लिफ्ट एक तो आपको सिर्फ अल्लाह से चाहिए और दूसरा अवाम से। तो यहाँ से आपको लिफ्ट मिल जाए, आपको कोई और चीज़ की फिक्र नहीं होनी। जब भी होगा, मतलब 6 महीने और गुजार लेंगे, 3 महीने और गुजार लेंगे, प्रोविंशियल इलेक्शन डिले करते रहेंगे और गालियां मिलेंगी लोगों से। मुल्क के मैशी हालात और ख़राब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन हमारे लिए बेहतरी है। देखें, मैंने खुद खान साहब को एडवाइस किया था कि इस वक्त हमें हुकूमत क्यों चाहिए, क्योंकि उनको हर को तो जूते पड़ रहे हैं। बात ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने लिए ये कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मुल्क के हालात ऐसे ना हो जाएं कि पाकिस्तान अनरिकवरेबल हो जाए, बच ना पाए। वरना हमारे लिए, अगर हम सिर्फ पॉलिटिकली देखें, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी तो बेहतरी है कि हम इंतजार करें 6 महीने और। 6 महीने और तो ये लोग यहाँ कभी भी जिंदगी भर नहीं रह पाएंगे। तो ये, लेकिन बात ये कि हम किस हालात में पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। अगर ये बात है तो फिर एजेंडा किसका है? ये एजेंडा किसने आपको बोला कि आके ये एजेंडा डलवाएं पाकिस्तान के ऊपर, ऐसे करें? क्या मिलेगा आपको इसमें से? और किसका एजेंडा है, उसको क्या मिलता है इसमें से? तो ये सारी चीज़ें फिर हमें रीअसेस करनी पड़ेंगी कि ये सिर्फ एक बेवकूफ़ करप्ट गवर्नमेंट नहीं है, ये एक एजेंडा बेस्ड गवर्नमेंट है, किसी और के लिए कर रही है। क्योंकि कोई भी अपने मुल्क के हालात ऐसे नहीं होने देंगे जैसे कि ये कर रहे हैं। किसी में भी जो थोड़ी सी पॉलिटिकल और नेशनल सेंसिटिविटी हो, वो कभी भी अपने मुल्क के साथ ऐसे नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, खान साहब ने कही है कि सारे इख्तियारात जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त के जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनके पास थे, और इल्ज़ाम जाहिर बात है तनकीद खान साहब पर हो जाती थी। असूलन तो जाहिर बात है आइडियल केस तो यही था कि उस वक्त भी ये बात की जाती, और आखिर उस वक्त क्यों ना ये सब कहा गया और बैसाखियों पर हुकूमत खड़ी रही। लेकिन आपको लगता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर फिर ऐसी हुकूमत मिल जाए जो बैसाखियों पर हो और फिर कल को वही बैक टू स्क्वायर वन हम आ जाए, उसकी जरूरत होगी या फिर दोबारा बाहर बैठना ही बेहतर है? देखें, बाहर बैठना ही, जैसे कि खान साहब ने पहले भी बोला है, बाहर बैठना बेहतर है कि आप ऐसी गवर्नमेंट चलाएं जिसके आप ना कोई डिस्ट्रप्टिव पॉलिसीज़ लेके आ सकते हैं। और जब तक एक डेवलपिंग नेशन के अंदर डिस्ट्रप्टिव पॉलिसीज़ ना आए, आप वही एक स्टेटस को और वही तरीके से चलते रहेंगे जो पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदा नहीं है इकोनॉमिकली। यू नीड डिस्ट्रप्टिव प्लेज टू गेट अग्रेसिव प्रोग्रेशन, और अग्रेसिव प्रोग्रेशन की हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक बात ये है कि हमारे हाथ कुछ नहीं था, देखें इसमें दो चीज़ें हैं, मैंने ये पहले भी बोला। इसमें अनडाउटेबली कोई भी नहीं कह सकता कि एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की एक बहुत बड़ी रियलिटी है, और इस मुल्क की बदकिस्मती हो या किस्मत हो कि जो इस्टेब्लिशमेंट के 6-8 टॉप के जो जनरल्स होते हैं या टॉप के जो उनके डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो वो अच्छा या बुरा सोचें, वो रियलिटी में बनाने के लिए उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके पास इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशनल हेल्प होती है उसको रियलिटी बनाने में और उसको एक नज़रिया बनाने में, उस नज़रिए को बनाने में। लेकिन मसला अब सिर्फ ये आ गया है
जहां बेसिकली बात जो अड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान इस वक्त जो स्टैंड स्टिल पे या जो फ्री फॉल पे आप कह सकते हैं, सही हो गया, तो नहीं, पॉइंट टेकन। वो इसलिए ये जा रहा है जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुल्की सियासत जो है उस पे, और इस वक्त जो पीटीआई को विक्टिमाइज किया जा रहा है उसमें बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब। नाज़रीन किराम, अब वक्त हुआ है पोस्टमार्टम का। मुल्क में महंगाई का जिन रोज ब रोज बेकाबू हो रहा है। एक तरफ पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला है। एक हफ्ता पहले पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं उन्होंने रंग दिखाना शुरू कर दिया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.17% का मजीद इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान आलू ₹2.91 फी किलो मजीद महंगे हुए, जबकि जिंदा मुर्गी की कीमत में ₹26.94 फी किलो का इजाफा हुआ। बासमती चावल ₹6.30 फी किलो, केले ₹8.82 फी दर्जन और एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹103.87 महंगा हुआ। इसके अलावा 2.5 किलो वाला घी का डिब्बा ₹35.68, दाल माश ₹9.62, लहसुन ₹9.87 फी किलो, दाल मूंग ₹6.04, दाल चना ₹4.77। एक हफ्ते में दाल मसूर ₹3.39 फी किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते प्याज ₹24.27 फी किलो, टमाटर ₹3.07 फी किलो सस्ते हुए, जबकि अंडे एक हफ्ते में ₹10.21 फी दर्जन सस्ते हुए। दूसरी जानिब अवाम पर 400 अरब से ज्यादा का बोझ डालने का फैसला हो चुका है, जबकि काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इस फैसले की हतमी मंजूरी देनी है। खबर रसां इदारे के मुताबिक बिजली की मद में अवाम से 4 माह में 237 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी रकम है। पहले ही बिजली के 1 यूनिट की औसत कीमत तकरीबन 27 रुपए है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और जो 17% टैक्स लगने हैं वो इसके अलावा हैं। अब यहां सवाल ये बनता है कि ये कैसी मुल्क की खिदमत है जिसमें गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है। 2 वक्त की रोटी का हुसूल एक जंग बन चुका है। ऐसे में तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि या अल्लाह तेरा ही आसरा। मखदूम शहाब को इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।